उत्तर भारत के एक सुनसान हाईवे पर, जहां मीलों तक कोई रोशनी नहीं दिखती, एक पुराना ढाबा था, संध्या ढाबा। ये ढाबा कभी बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। फिर भी जो लोग रात को रास्ता भटक जाते या सफर में देर हो जाती, वे वहीं रुकते और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम से, जो एक ट्रक ड्राइवर था, और जिस दिन की बात है वो अमावस की रात थी। विक्रम गोरखपुर से दिल्ली के लिए निकल पड़ा था। उसकी ट्रक की लाइटें बस सामने के कुछ फीट तक का रास्ता दिखा रही थीं। जैसे जैसे वो बहा, हवा में ठंडक के साथ कुछ अजीब सा एहसास भी घुलता गया। रात के करीब 12 बजे विक्रम को भूख लगी और उसने गाड़ी किनारे रोकी। कुछ दूर पर एक पुरानी टूटी फूटी सी इमारत नजर आई। उसी पर लिखा था संध्या ढाबा। ढाबे की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। बरामदे में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुक्का पी रहा था। सामने 3-4 लकड़ी की टेबलें और मटमैले तसलों में बचा कुचा खाना पड़ा था। एंडर बीडर एंडर पी और आर बीटर। खाना मिलेगा? विक्रम ने पूछा। बूढ़े ने बिना बोले इशारा किया, बैठ जा। विक्रम ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। तभी एक लड़की आई, बेहद शांत चेहरा, नीली आंखें, पर चेहरा भाव शून्य। उसके हाथ में प्लेट थी जिसमें दाल, चावल और 2 सिकी हुई रोटियां थीं। विक्रम कुछ बोलता उससे पहले ही वो चुपचाप थाली रखकर वापस अंदर चली गई। खाना गर्म था, लेकिन उसका स्वाद अजीब था, हल्का सा कड़वा, जैसे हल्दी में कुछ और मिला हो। लेकिन भूख के मारे उसने पूरा खाना खत्म कर दिया। खाने के बाद विक्रम ने पूछा, बाथरूम है क्या? बूढ़ा इशारा करके बोला, पीछे जा, पर सावधानी से। पीछे की ओर जाते हुए ढाबा जैसे और डरावना हो गया। एक टूटी हुई दीवार के पास जाते ही विक्रम को किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत की आवाज जो बेहद धीमी और दर्द से भरी थी। विक्रम ने सोचा कि शायद कोई कर्मचारी होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी के मारे वो उस दिशा में बढ़ा। पीछे एक छोटा सा कमरा था, आधा दरवाजा खुला हुआ। अंदर झांकते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे और चेहरा खून से सना हुआ। उसने विक्रम को देखा और धीमे से कहा, बचाओ, वो मुझे मार देंगे। विक्रम पीछे हटा और दौड़ता हुआ वापस गया। उसने बूढ़े से पूछा, ये क्या है? वहां कौन है? बूढ़ा अब वहां नहीं था। टेबल, कुर्सियां गायब थीं, लाइटें बुझ चुकी थीं। पूरा ढाबा जैसे एक खंडहर में बदल गया हो। विक्रम डर से कांपता हुआ ट्रक तक भागा और जैसे तैसे इंजन स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। वो ट्रक से बाहर निकला और इंजन चेक करने झुका, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो झटके से पीछे पलटा। वही नीली आंखों वाली लड़की उसके पीछे खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठों से खून टपक रहा था और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अब तो तुमने खाना खा लिया, तुम्हारा लौटना मुमकिन नहीं। विक्रम चीखते हुए भागा, लेकिन सड़क अंधेरे में खो चुकी थी। ट्रक की लाइटें बंद थीं, फोन नेटवर्क गायब था। वो दौड़ता रहा जब तक कि सुबह नहीं हो गई। सुबह एक राहगीर को एक ट्रक खड़ा मिला, चालू हालत में, पर ड्राइवर नदारद। ढाबा? वो जगह बस एक वीरान मैदान निकली। वहां कोई ढाबा नहीं था। सुबह की खबरें गोरखपुर से दिल्ली तक फैल चुकी थीं। ट्रक ड्राइवर लापता। ट्रक चालू हालत में मिला, लेकिन ड्राइवर का कोई सुराग नहीं। विक्रम का छोटा भाई राहुल इस खबर से टूट गया। उसने तुरंत गोरखपुर से निकलने की ठान ली, उसी रास्ते से होकर जहां से विक्रम गया था। वो मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई बस ऐसे ही गायब हो गया। राहुल को बचपन से ही पुरानी किताबें और रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी थी। उसने विक्रम की लोकेशन हिस्ट्री चेक की। आखिरी बार एक जगह दिखी थी जहां लिखा था संध्या ढाबा, लेकिन उस नाम का कोई ढाबा तो रिकॉर्ड में नहीं है, राहुल ने सोचा। फिर भी राहुल उसी रास्ते से गुजरा। रात होते होते वो उसी जगह पहुंचा जहां विक्रम की ट्रक मिली थी।
जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एकाएक सामने वही ढाबा उभर आया, जैसे अंधेरे से बाहर निकला हो। इस बार ढाबा कुछ बदला हुआ दिख रहा था। दीवारों पर ताजा चूना, अंदर बल्ब जल रहे थे और लोग बैठे खाना खा रहे थे। राहुल चौंक गया। उसने गाड़ी किनारे की और अंदर गया। ढाबे में घुसते ही उसे वही बूढ़ा दिखा। वो फिर से हुक्का पी रहा था। इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन अजीब सी। क्या चाहिए बेटा? भाई को ढूंढने आया हूं विक्रम। कुछ दिन पहले इसी रास्ते से निकला था। बूढ़े ने चुपचाप सर हिलाया और कहा, अंदर जाकर पूछ ले उससे। राहुल चौंका। क्या मतलब? जो ढाबे में आता है कहीं नहीं जाता। अचानक ढाबे की लाइटें झपकने लगीं। अंदर बैठे लोग धीरे धीरे एक एक करके गायब होने लगे। अब राहुल अकेला था और सामने वही नीली आंखों वाली लड़की खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक थाली थी, उसमें कटा हुआ मांस, खून से लथपथ रोटियां और एक चिट्ठी रखी थी। राहुल कांपता हुआ बोला, ये क्या है? लड़की बोली, तेरा भाई अब हमारा हिस्सा बन चुका है। अब तू भी यहीं रहेगा, हमारे साथ, हमेशा के लिए। राहुल पलटा और भागने लगा, लेकिन ढाबा अब ढाबा नहीं रहा। वो एक अंधेरे कुएं में बदल गया था, जिसमें हर दरवाजा एक और मौत की ओर जाता था। और तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, बहुत सारे कदम। राहुल अंधेरे ढाबे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर रास्ता एक अजीब सी भूल भुलैया में बदल गया था। पीछे लगातार किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, पर जब वो पलटकर देखता, वहां कोई नहीं होता। अचानक एक दरवाजा उसके सामने खुला, पर यह कोई आम कमरा नहीं था। अंदर दीवारों पर पुराने अखबारों की कतरनें चिपकी थीं। उन पर हेडलाइन छपी थी, 1997, सड़क किनारे ढाबे से 5 लोग लापता, 2003, ट्रक ड्राइवर का शव बिना सिर के मिला, 2011, संध्या ढाबा पर भूत प्रेत की अफवाहें तेज। राहुल की सांसें तेज हो गईं। ये ढाबा कोई आम जगह नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए सोचा। अचानक कमरे में एक पुराना रेडियो चालू हो गया। एक धीमी, खराश भरी आवाज आई, राहुल वापस मत जा, अब तू भी हमारा है। उसने तुरंत बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन एक झटके में दरवाजा बंद हो गया। कमरे की बत्तियां लाल हो गईं। रेडियो की आवाज और जोर से गूंजने लगी। अब उसमें लोगों की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। राहुल दीवारें पीटता रहा, पर कोई रास्ता नजर नहीं आया। तभी एक ईंट ढीली होकर गिर पड़ी। उसके पीछे एक छोटा सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दिया। राहुल बिना कुछ सोचे उस रास्ते में घुस गया। सुरंग बहुत सोंकरी थी और वहां दम घुटने वाली बदबू थी। लगभग 10 मिनट रेंगते हुए चलने के बाद राहुल एक कमरे में पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। वह कमरा किसी पूजा स्थल जैसा था, लेकिन वहां भगवान की मूर्तियां नहीं थीं। वहां मांस के टुकड़े, जानवरों की खोपड़ियां और एक बड़ा तांत्रिक यंत्र खून से बना हुआ था। दीवारों पर नीली आंखों वाली लड़की की पेंटिंग्स थीं। हर एक में वो किसी न किसी आदमी का गला काट रही थी। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा था और उस पिंजरे में बैठा था विक्रम। भाई, राहुल चीख पड़ा। विक्रम ने अपनी गर्दन उठाई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सुर्ख और होंठ सूखे हुए। भाग यहां से, तुझे नहीं पता ये जगह क्या है। विक्रम की आवाज टूटी हुई थी। तेरा यहां होना मेरे भागने की कोशिश को फिर से रोक देगा। राहुल ने पिंजरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो तंत्र से बंद था। और तभी पीछे से एक छाया उभरी, नीली आंखों वाली वही लड़की, अब लाल साड़ी में, पूरा चेहरा काजल से सना, हाथ में एक कटार लिए खड़ी थी। एक नहीं, अब दोनों हमारे हो गए। राहुल ने चिल्लाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन कमरा अब एक गुफा में बदल चुका था। दरवाजे मिट चुके थे, दीवारें हड्डियों की बनी थीं। उसने विक्रम की ओर देखा, अब वो भी मुस्कुरा रहा था, वही डरावनी मुस्कान। मैंने कहा था ना, यहां से कोई नहीं जाता। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राहुल की आंखें खुली तो उसे अपने चारों ओर एक धुंध सी महसूस हुई। हर दिशा में हल्का धुआं, दीवारों पर उकेरे हुए अजीब तांत्रिक चिन्ह और हवा में एक तीखी लोबान जैसी गंध फैली हुई थी। सामने वही नीली आंखों वाली लड़की बैठी थी। इस बार
उसके चारों ओर 5 पंडित जैसे लोग काले कपड़ों में खड़े थे। उसके हाथ में वही कटार थी, पर अब वह उसे जमीन पर रख चुकी थी। कमरे के बीचों बीच एक तांत्रिक मंडल बना था और उसमें खून से कुछ मंत्र लिखे गए थे। तू जानता है ये ढाबा क्यों बना था? लड़की ने शांत मगर डरावनी आवाज में कहा। राहुल ने सिर हिलाया नहीं में। लड़की मुस्कुराई। ये ढाबा नहीं, एक यज्ञ स्थल है। यहाँ हर 13वें अमावस्या को एक बलिदान चढ़ाया जाता है ताकि वो दरवाजा खुला रहे जो नरक को इस धरती से जोड़ता है। एक पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। काली राहु समागमाय नमः, मृत्यु द्वारम प्रकटाय स्वाहा। कमरे की दीवारें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। उस मंडल के केंद्र से एक दरार फूट पड़ी और उसमें से काले धुएं के साथ किसी की खून से सनी उंगलियां बाहर निकली। राहुल चिल्लाया, ये सब बंद करो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लड़की आगे बढ़ी। अब उसके चेहरे पर कोई मानवीय भाव नहीं था। उसका चेहरा धीरे धीरे स्याह पड़ता जा रहा था, आंखें नीले से सफेद हो रही थीं। हम वही कर रहे हैं जो हर युग में होता आया है, इंसानों की कुर्बानी, ताकि अधूरी आत्माएं जिंदा रह सकें। ये ढाबा सिर्फ खाना परोसने की जगह नहीं, ये आत्माओं की मंडी है। तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई। वह अब पूरी तरह बदल चुका था। राहुल, मुझे माफ कर, मुझे जिंदा रहने के लिए तुझे देना होगा। राहुल ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं। एक जोरदार झटका और राहुल बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, वह अब ढाबे के पिछले हिस्से में बने एक तहखाने में था। दीवारों पर तांत्रिक प्रतीक, लाल लकीरें और बीच में एक काली किताब रखी थी, मृत्यु संहिता। उसने किताब खोली। उसमें वही नीली आंखों वाली लड़की की पेंटिंग थी, पर यह पेंटिंग धीरे धीरे हिल रही थी और एक वाक्य उभरा, तू अगला है, अब बच नहीं सकता। कमरे के कोने में एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। उसने चलाया। उसमें एक रिकॉर्डिंग चली। अगर ये सुन रहा है तो शायद तू आखिरी जिंदा इंसान है जो इस ढाबे में आया है। इस किताब को मत पढ़, इससे जुड़ी हर आत्मा तुझसे जुड़ जाएगी। भाग जा अगर बचना चाहता है। राहुल कांप गया। उसने किताब उठाकर दीवार से दे मारी, पर उससे एक गूंज उठी, अब तुझे छोड़ना हमारे हाथ में नहीं। कमरे की छत से खून टपकने लगा और दीवारों से आवाजें आने लगीं। राहुल, राहुल, तू हमारा हो चुका है। उसने जोर से चीख मारी, पर आवाज उसी में गूंजकर लौट आई। राहुल की चीख जैसे उस तहखाने की दीवारों को चीर गई हो, लेकिन बाहर कोई हलचल नहीं हुई। वो अभी भी उसी कमरे में था जहां मृत्यु संहिता नाम की किताब धीरे धीरे जल रही थी और जलने से निकलता धुआं हवा में कुछ अजीब आकृतियां बना रहा था। वो जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक सीढ़ी थी जो तहखाने के और भी नीचे जा रही थी। राहुल जानता था उसे अब लौटना नहीं है, उसे नीचे जाना होगा जवाबों की तलाश में। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और नीचे उतरते उतरते गंध तीव्र होती गई सड़ी हुई लाशों की। अंधेरे में एक बत्ती टिमटिमा रही थी। जैसे ही राहुल नीचे पहुंचा, उसे अपने चारों ओर बंधे हुए लोगों की चीखें सुनाई दी। उसने देखा दीवारों में लोहे की जंजीरों से बांधे हुए कई लोग थे जो अर्धहोश में थे। उनके शरीर पर कटे फटे निशान थे और कुछ की आंखें गायब थीं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बड़बड़ा रहा था, वो आत्माएं किताब से बंधी हैं, जिसने भी उसे पढ़ा वो इनका हिस्सा बन गया। अब तू भी हमारा हिस्सा है। राहुल घबरा गया। तभी दीवारों से अचानक एक नीली रोशनी फूटी और सामने नीली आंखों वाली वही लड़की हवा में तैरती दिखाई दी। तू तहखाने तक आ गया, मतलब तुझे अब सब कुछ पता चल जाएगा। उसका शरीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकलकर नागिन जैसी लहराने लगी और उसके हाथों की उंगलियां नाखूनों में बदल चुकी थीं। हर आत्मा जो इस ढाबे में मारी गई उसी किताब से बंधी है, लेकिन उस किताब का हर पन्ना किसी की जान से लिखा गया है। तभी पीछे से एक साया आया और राहुल के कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो उसका ही चेहरा था, लेकिन वो चेहरा सड़ा हुआ था।
आंखें सफेद और चेहरे से मांस झूल रहा था। मैं हूं, जब तुझे ये ढाबा निगल लेगा, राहुल चीख पड़ा और अचानक उसकी आंखें फिर से खुल गईं। अब वो एक पुराने लकड़ी के बक्से के अंदर था, जैसे किसी ने उसे जिंदा दफना दिया हो। उसने ढक्कन को धक्का दिया और ऊपर का दरवाजा टूटा। जब वो बाहर निकला, वो अब उसी ढाबे के किचन में था, लेकिन किचन अब बदल चुका था। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, आत्मा ताजा हो तभी भोजन सच्चा हो। और सामने तवे पर कुछ पक रहा था। उसकी गंध से राहुल समझ गया वो मांस इंसानी है। तभी एक परछाई पास आई और बोली, भूख लगी है, अब तू भी परोसेगा। वो कोई और नहीं, खुद विक्रम था। अब वो ढाबे का नया बावर्ची बन चुका था। उसका शरीर पूरी तरह काला हो चुका था और आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं। उसने राहुल को घसीटकर चूल्हे के पास ले गया और बोला, तू अब हमारे बीच है। इस ढाबे का हर सदस्य वही बनता है जो जान बचाने की कोशिश करता है। राहुल ने देखा, पास की दीवार पर पुराने बावर्चियों की तस्वीरें थीं। सभी विकृत चेहरे, मरे हुए मगर हौंसते हुए। अब उस दीवार पर एक और फ्रेम जुड़ चुका था, राहुल की तस्वीर। राहुल के शरीर में अब तक डर और घबराहट का अजीब सा मेल था। विक्रम का चेहरा जो काला और सड़ा हुआ था, उसकी यादें उसे मानसिक कैद में डाल रही थीं। वह जानता था कि अब वह ढाबे का हिस्सा बन चुका है, पर भीतर कहीं उसकी आत्मा आजाद होने की आस जगी हुई थी। राहुल ने उस काली किताब मृत्यु संहिता को ध्यान से देखा। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। इस किताब में हर पन्ने पर उस आत्मा का इतिहास लिखा था जो इस ढाबे में जान गोंवा चुकी थी, और हर कुर्बानी के पीछे छुपा था एक बार आज। उसने तहखाने में रखे उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने बताया कि हर बार जब कोई अमावस्या आती है, तब एक नई आत्मा की कुर्बानी चढ़ाई जाती है। इसके बिना उस अधर्मी तंत्र का द्वार बंद नहीं होता, और जो भी इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है, उसकी मौत निश्चित होती है। राहुल ने तय किया कि वह इस स्याह चक्र को तोड़ेगा, पर यह आसान नहीं था। उसे उस मृत्यु संहिता की असली ताकत को समझना था और ढाबे में छुपे उन पंडितों के षड्यंत्र को बेनकाब करना था। राहुल तहखाने से बाहर निकलते हुए धीमी आवाज में बोला, अगर मैं इस चक्र को तोड़ नहीं पाया तो ये जगह और भी कई जाने लेगी। ढाबे के बाहर अमावस्या की रात करीब थी और हवा में एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी, इंसानियत और अधर्म के बीच। अमावस्या की रात ढाबे के आस पास घना अंधेरा छाया हुआ था, जैसे धरती पर भी चांद को देखने से मना कर दिया गया हो। ठंडी हवा के झोंकों में कहीं कहीं काली छायाएं तैर रही थीं। मृत्यु संहिता। तहखाने में वापसी। आंखों वाली लड़की पहले से ही मंत्रोच्चारण में लीन थे। उनका मुखौटा उतर चुका था। वे सामान्य इंसान नहीं, बल्कि नर्क के दूत थे जो इस दुनिया को अधर्म में डुबोना चाहते थे। राहुल, अब तेरी मौत निश्चित है, एक पंडित ने क्रूर हंसी के साथ कहा। हमने तेरी आत्मा को पहले ही किताब में बांध लिया है। तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हैं। राहुल ने किताब खोली और उसमें छुपे मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। जो उसने किताब के बीच में खोजे थे, वे मंत्र ढाबे के तांत्रिक यज्ञ को समाप्त कर सकते थे। धीरे धीरे कमरे में तेज हवा चली। दीवारों से भयंकर चीखें उठने लगी, लेकिन राहुल ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। नीली आंखों वाली लड़की का चेहरा तिल तिल कर जलने लगा। पंडित भयभीत हो गए। एक जोरदार विस्फोट हुआ और तहखाने की दीवारें टूटने लगीं। अचानक उस काले धुएं से भरे दरवाजे पर तेज रोशनी आई, जो नरक के द्वार को बंद कर सकती थी। राहुल की आवाज पूरे ढाबे में गूंजी, तुम्हारा अधर्म अब खत्म। अंधकार में से विक्रम की आवाज आई, मैंने भी इस चक्र को तोड़ने की कोशिश की थी, अब तेरा वक्त है। धीरे धीरे विक्रम का साया रूप में प्रकट होना शुरू हुआ। उसके चेहरे पर भी पछतावे और शांति का भाव था। अंत में वह नीली आंखों वाली लड़की चिल्लाई और हवा में घुल गई। पंडित भाग खड़े हुए। तहखाने का द्वार बंद हो गया। ढाबे में एक शांतिपूर्ण सन्नाटा छा गया। राहुल ने सांस ली,
वो जानता था कि लड़ाई जीत ली है, लेकिन उसकी कीमत भी भारी थी। विक्रम और कई अनजान आत्माओं की कुर्बानी के बदले ढाबा अब खाली था। सुरंग की दीवारों पर तांत्रिक चित्र और अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे, जो जैसे चेतावनी दे रहे हों, यहां आगे मत बढ़ो। लेकिन राहुल का मन अब डगमगाने वाला नहीं था। वह जानता था कि यही उसकी आखिरी लड़ाई थी। अधर्म और उसके जीवन के बीच सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था, जहां एक प्राचीन ताला लगा हुआ था। उसकी चाबी कहीं खो चुकी थी। वहीं बीचों बीच एक काला सिंहासन था और उसके सामने एक पुरानी मेज पर एक छोटी सी संदूक रखी थी। संदूक पर लिखा था अंतिम कुंजी। राहुल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। उसके अंदर एक चमकीली नीली रत्न की चाबी थी, जो एक अजीब सी ऊर्जा से चमक रही थी। उसी समय उस काले सिंहासन के नीचे से एक भयानक गर्जना निकली। नीली आंखों वाली लड़की फिर प्रकट हुई, पर इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसकी आंखें अब रक्तिम हो चुकी थीं और उसके हाथों में आग की लपटें थीं। तुमने बहुत दूर तक आना चाहा, राहुल, उसने गर्जना करते हुए कहा, लेकिन आखिरी कुंजी के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। राहुल ने चाबी उठाई और ताले में डाल दी। चाबी ने तुरंत ताला खोल दिया और तहखाने की दीवारें फटने लगी। एक तेज रोशनी के साथ अधर्म का द्वार बंद होना शुरू हुआ। लड़की ने आखिरी प्रयास में आग की लपटें फेंकी, लेकिन राहुल ने चाबी से एक प्रकाश की किरण छोड़ी, जिसने उसकी सारी ऊर्जा निगल ली। धीरे धीरे अधर्म का द्वार बंद हो गया और तहखाना शांत हो गया। राहुल ने सांस ली। वह अब आजाद था, पर उसकी आंखों में अब भी वह नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे वह ढाबे का अंतिम रक्षक बन चुका हो। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर रहस्य कभी खत्म नहीं होते। लेकिन राहुल के दिल में एक सवाल था, क्या सचमुच यह खात्मा था या कहीं से कोई नया भयावह अध्याय शुरू हो रहा था? ढाबे की शाम गहराई थी, पर राहुल के दिल में जो सवाल उठ रहे थे वे अंधेरे से भी गहरे थे। विजय के बाद भी ढाबे के तहखाने में जो रहस्य दफन थे वे पूरी तरह उजागर नहीं हुए थे। राहुल ने तब तहखाने के एक पुराने हिस्से में एक झुरमुट देखा, जहां एक गुप्त कक्ष का द्वार छुपा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटा धूल भरा कमरा था, जिसमें एक अधूरी डायरी पड़ी थी। डायरी की पन्नियां भले ही फटी हुई थीं, पर उसमें एक चेतावनी थी, जो भी इस ढाबे में आता है उसकी आत्मा यहां फंस जाती है। मौत यहां एक खेल है, पर खेल के बाद भी खत्म नहीं होती। राहुल ने आगे पढ़ा कि यह ढाबा कभी एक पवित्र स्थल था, पर उसे अधर्म के लोगों ने अपनी हवस के लिए बर्बाद कर दिया। जो भी ढाबे में आता है वह न केवल अपनी जान खोता है, बल्कि उसकी आत्मा भी अधर्म के चक्र में फंस जाती है। ढाबे की दीवारों पर अब भी हल्की सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कहीं से कोई पुकार रहा हो। राहुल समझ गया कि लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, असल खतरा अब शुरू हो चुका था। उसने तय किया कि वह ढाबे को छोड़कर कहीं दूर चले जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक ताजा तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वही नीली आंखों वाली लड़की और विक्रम की छवि थी, पर तस्वीर में उनका चेहरा धुंधला और जिंदा सा था। यहां से भागना आसान नहीं, राहुल, एक आवाज उसके कान में गूंज उठी। यहां की आत्माएं कभी मरती नहीं। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आया कि यह ढाबा कहीं से भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये अधर्म का एक नया केंद्र बन चुका था। राहुल ने ढाबे की उस धुंधली तस्वीर को देखते हुए अपने आप को संभाला। उसके दिमाग में एक डर था, जो अब बस एक शारीरिक भय नहीं रह गया था। यह एक आत्मिक साया था, जो उसे लगातार घेर रहा था। ढाबे के बाहर की दुनिया अब भी सामान्य लग रही थी, लेकिन राहुल जानता था कि वह सामान्य दुनिया में अब वापस नहीं जा सकता। उसकी आत्मा का एक हिस्सा यहां इस अधर्म के चक्र में फंसा हुआ था। वह रात को अपने कमरे में बैठा था, जब अचानक एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में नीली रोशनी फैल गई और वही नीली आंखों वाली लड़की प्रकट हो गई। इस बार वह नरम और उदास लग रही थी। राहुल, उसने कहा, तुमने चक्र तोड़ दिया, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अधर्म खत्म हो गया। ये तो बस शुरुआत है। इस ढाबे की आत्माएं
कभी शांत नहीं होंगी, वे तुम्हें हमेशा पाएंगी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या कोई रास्ता बचा है? लड़की ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अगर तुम सच में इस अंधकार को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उस आखिरी कुंजी को ढूंढना होगा जो इस ढाबे के नीचे कहीं दफन है। राहुल ने उस रात पूरे ढाबे में तलाश शुरू कर दी। तब उसे एक पुरानी दीवार में छुपा हुआ एक सुरंग का द्वार मिला। वह सुरंग गहरे तहखाने की ओर जाती थी, जहां से शायद अधर्म की जड़ें निकली थीं। सुरंग के भीतर जाते हुए राहुल को अपने पीछे कोई सुन रहा था, पर जब वह मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल बेकाबू हो गया। आगे बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब सिर्फ जिंदगी या मौत की नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा और उसके अस्तित्व की थी। राहुल ने गहरे तहखाने की उस सुरंग में कदम रखा। हर तरफ अंधेरा था और ठंडी नमी उसकी त्वचा पर चुभ रही थी।